स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास में बेहद स्वागत करती हूँ। काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अगर आप मुझसे आज पहली बार मिल रहे हैं, दो काम आपको करने हैं। पहला, से हाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड दूसरा, आप लोगों को जो प्लेलिस्ट में बाकी के वीडियोज़ हैं उनको देख लेना है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आज हम जो पढ़ रहे हैं उसका पूरा बेस जो है हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। और जो लोग पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, आई होप कि आपने बुक से रिवाइज कर लिया होगा। आप लोगों को ये करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं, आपका रिवीजन कैसा चल रहा है और बुक आपको कैसी लग रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं क्लास के बारे में। तो मैंने आप लोगों को जब लास्ट क्लास हमने की थी तो हमने बेसिकली एनर्जी फ्लो के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। हमने जाना था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर इस प्लैनेट पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। हमने फूड चेन, फूड वेब एंड जो पिरामिड्स होते हैं उसको पढ़ा था। 3 तरह के पिरामिड्स हमने देखे थे, जिसमें नंबर पिरामिड्स था, बायोमास पिरामिड था और आपका एनर्जी पिरामिड था। हमने देखा था कि नंबर पिरामिड और जो हमारा बायोमास पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड और अपराइट दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन हमने ये भी समझा था कि एनर्जी पिरामिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि वो हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो है वो आपके प्रोड्यूसर से जो आपके अपर ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं वहाँ तक जाता है। दिस इज क्लियर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि बेसिकली लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी तो फंडामेंटल यूनिट है ही, बट हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। अब आपको पता है कि जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है, राइट है, जो उसके ऊपर रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनसे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। हम माइनिंग वगैरह के द्वारा बहुत सारे मिनरल्स का जो है एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, देन उनको जो है बेसिकली यूज़ करते हैं। हमें ये भी पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो एयर है जैसे हम ब्रीथ करते हैं, उसके अंदर अलग अलग गैसेस का एक कंपोजिशन है और वो अलग अलग गैसेस जो है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, प्लांट्स की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, बाकी भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आपके मन में कभी ये सवाल उठा है कि दरअसल ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जिनको हम बेसिकली कंज्यूम करते रहते हैं, ये फिर वापस से कैसे आ जाते हैं, राइट है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने आज एक ऑक्सीजन को जो है इनहेल किया है और आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया है, तो ये लगातार इतनी ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है कि इतने सारे लोगों की लाइफ को सपोर्ट कर रही है। आप तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, आपकी बॉडी में वो बेसिकली कंज्यूम हो जाती है, जब आप एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दरअसल इसका मतलब ये है कि जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, इनका एक साइकिल जो है आपके इकोसिस्टम में चलते रहता है। कहीं से कोई चीज़ जो है आती है, उसका कोई सोर्स है, वो जो है पूरा का पूरा आपके जो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में घूमती है, कंज्यूम होती है, एंड देन वापस से जो है बेसिकली उसका आप कह सकते हैं एक रिजर्वायर तैयार होते रहता है। परफेक्ट है। तो इस इकोसिस्टम में ये जो साइकिल है ना, इनको हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया है बेसिकली बायो जियो केमिकल साइकिल्स, राइट है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, या फिर इनको बहुत सिंपलर टर्म में आप न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोल सकते हैं। परफेक्ट है। अब देखो ये न्यूट्रिएंट साइकिल है ना, मैंने क्या बताया, आपके बायोटिक कंपोनेंट और आपके अबायोटिक कंपोनेंट इनके बीच में घूमते रहती है। फॉर एग्जांपल आपके रॉक्स है ना, जो कि मान लीजिए अबायोटिक कंपोनेंट का एक एग्जांपल है, वहाँ से आप किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इंडस्ट्रीज में मान लीजिए उसको रिफाइन करते हैं, देन किसी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, बाद में टूट फूट होती है, उन मेटल्स को फिर से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उनको वापस से रीयूज कर लिया जाता है। दिस इज अ साइकिल। परफेक्ट। सिमिलर मैनर में आपके इकोसिस्टम के अंदर भी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये घूमते रहते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पर इस बायो जियोकेमिकल साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सन से हमें एनर्जी मिली, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, फिर कंज्यूमर्स हैं, देन उसके बाद कुछ डीकम्पोजर्स होते हैं। हमने बात की थी कि कुछ आपके बैक्टीरिया, फंगी है ना, वो क्या है, चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं, एंड देन आप देखोगे एक न्यूट्रिएंट पूल आपका जो है यहाँ पर रिलीज हो जाता है, ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट पूल जो है वापस से प्लांट्स के द्वारा जो है कैरी आउट किया जाता है, देन ये साइकिल जो है चलता रहता है। परफेक्ट है। तो ये जो आपका एक्सचेंज है, ये जो आपका साइकिलिंग का पूल है, इसी को हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा
ये जो साइकिल है ये दो तरह की होती है। एक तो आपको पता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, तो इससे याद रखिए एक तो आपका जो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है ये गैसियस है। दूसरा आपको पता होगा कि जो बहुत सारे आपके सेडिमेंट्स हैं, राइट है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, तो दूसरा जो आपका साइकिल होता है वो सेडिमेंट्री होता है। तो ध्यान रखिएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल के दो टाइप होते हैं, पहला आपका गैसियस और दूसरा आपका सेडिमेंट्री। दोनों के ही अंदर अलग अलग साइकिल्स हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। दिस इज क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो ये आपका बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। दरअसल जो वाटर है देखा है आपने कि किस एक साइकिल के रूप में वो घूमता रहता है। आपके जो ओशियंस हैं, जो रिवर्स है, ये जो एयर है इसमें मॉइस्चर है। सन की जो हीट होती है इसमें आपका इवेपोरेशन होता है, यानी कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उससे पानी वाष्पीकरण के रूप में, इवेपोरेशन के रूप में जो है बेसिकली चला जाता है। देन उसके बाद जाके जो आपके क्लाउड्स है उनका फॉर्मेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, देन आपका प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि रेन होती है। रेन के रूप में आपका वाटर वापस से अर्थ पे आ जाता है जिसको वाटर बॉडीज के द्वारा जो है स्टोर कर लिया जाता है। तो दिस इज अ साइकिल, राइट। तो आपने देखा कि कैसे वाटर जो है वाटर बॉडीज में हम लोग भी कंज्यूम करते हैं और जो आपके प्लांट्स हैं वो भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स से भी जो है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, आपकी जो वाटर बॉडीज है वहाँ से बेसिकली आपका ट्रांसपिरेशन होता है, देन पूरा का पूरा जो है एक साइकिल इससे बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी गैसियस साइकिल की। तो जो आपकी ये जो गैसियस साइकिल है ना, इसका बेस क्या है, कहाँ पे ये दिखाई देगी, आपके एटमॉस्फेयर में, राइट। तो जो आपका एटमॉस्फेयर है और जो आपका हाइड्रोस्फेयर है यहाँ पर आपकी गैसियस साइकिल देखने को मिलती है। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की मिल जाएगी, राइट है। ये तीनों ही कॉम्पोनेंट आपको पता है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हम जो पहला देख रहे हैं वो देख रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि वाटर साइकिल का। परफेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए इवेपोरेशन है, देन आप देखोगे यहाँ पे आपका ट्रांसपिरेशन है, इवेपो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे आपके क्लाउड्स बनते हैं तो कंडेंसेशन हो जाएगा, देन आपका प्रेसिपिटेशन होता है, एंड उसके अलावा आप देखोगे आपका बहुत सारा ग्राउंड वाटर भी है। जो रेन है जब उसको सॉइल आपकी सोक कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है, तो आपका ग्राउंड वाटर बनता है, एंड आपका रन ऑफ वाटर भी है, काफ़ी सारा पानी जो आपका जो है बहता है, राइट है। तो ये सारा का सारा मिलके क्या है आपकी वाटर साइकिल को बनाता है। इस वाले डायग्राम में इस चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से दिया हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा क्या समझना, ये तो बहुत आसान है, आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। नेक्स्ट साइकिल की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज कार्बन साइकिल, राइट। कार्बन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं बेसिकली एलिमेंट है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन होता है, डेट यू नो, है ना, बेसिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो बेसिकली हमारी एयर है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। अगर हम बेसिकली आपका जो सरफेस वाटर है या जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी देखें तो कार्बोनेट के रूप में, बायोकार्बोनेट के रूप में, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है ये प्रेजेंट रहता है। यानी कि कार्बन चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो या कार्बोनेट के रूप में हो, आपको ये प्रेजेंट दिखाई देता है आपकी बेसिकली वाटर बॉडीज में भी, आपके लैंड में भी, आपकी एयर पे भी। अब देखिए ये जो कार्बन का साइकिल है ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, राइट है। तो देखिए फिक्सेशन कैसे होता है, बेसिकली जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पौधे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस में, राइट है, और उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है फिर आपका ऑक्सीजन भी बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लिया है प्लांट्स के द्वारा, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। इसके अलावा आप देखोगे जो आपकी फूड चेन है उसमें बेसिकली क्या है, इसका मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो कार्बन जो है आप देखोगे आपके हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स, इनके बीच में जो है मूव होते रहता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। देन रेस्पिरेशन है, तो आपको पता है ना श्वसन की क्रिया, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। फिर आप देखेंगे डीकम्पोजिशन, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जब
जब वो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी एयर में, वाटर में रिलीज होती है। परफेक्ट है। देन इसके अलावा आप देखेंगे फॉसिलाइजेशन है। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स जब मिट्टी के नीचे जो है डीप डाउन जो एक तरीके से दब जाते हैं, है ना, वो फॉसिल्स बन जाते हैं, सेडिमेंटेशन उनका हो जाता है, तो वो अपने साथ वो जो कार्बन उनकी बॉडी में था उसको लेके ही बेसिकली सेडिमेंट बनते हैं ना, तो ये सेडिमेंटेशन हो जाता है। देन ओशियंस, देखिए ओशियंस बहुत बड़े रेजर्वायर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोक करते हैं। मैं एक्चुअली ओशियंस को पृथ्वी के जो है लंग्स की भी जो है संज्ञा देती हूँ, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी ज़्यादा जो है सोक कर लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है रिलीज करते हैं। परफेक्ट है। इसके अलावा वेदरिंग, राइट है। वेदरिंग मतलब कि देखो अलग अलग, कभी बारिश हो रही है, कभी तेज हवा चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसकी वजह से जो आपकी चट्टानें हैं, जो आपकी मिट्टी है, उसमें टूट फूट होते रहती है। तो जब ये टूट फूट होते रहती है तो उसकी जो कार्बन है वो रिलीज होते रहती है। परफेक्ट है। तो इस तरीके से जो है कार्बन का साइकिल आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो बेसिकली एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना, आपके बेसिकली ह्यूमंस हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस में रेस्पिरेशन से कार्बन रिलीज होती है, वहीं पौधे जो हैं कार्बन का अपटेक करते हैं, कार्बन का फिक्सेशन होता है। ठीक है। फिर आपका जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसका क्या है, बेसिकली फॉसिल फ्यूल बन जाता है ना। अलग अलग जो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से कार्बन रिलीज भी होता है, जैसे आपका व्हीकुलर एमिशन, है ना। और इस तरीके से ये जो आपका एक साइकिल यहाँ पे चलते रहता है। परफेक्ट है। यहीं पर देखिए ह्यूमंस का जब इंटरवेंशन हो जाता है तो इस कार्बन साइकिल का जो एक नेचुरल फ्लो था, है ना, उस पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे बेसिकली जो हमारे व्हीकुलर एमिशन है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये अधिक हो जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है जितना पौधे कार्बन फिक्सेशन के द्वारा जो है बेसिकली क्या है कंज्यूम करके ऑक्सीजन बनाए, राइट है ना। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो पौधों की कैपेसिटी से कार्बन जो है ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में, दूसरा ओशियंस की भी कैपेसिटी है कार्बन को अपटेक करने की, राइट है। तो कार्बन जब उस कैपेसिटी से ज़्यादा होने लगता है तो ओशियन के अंदर ओशियन एसिडिफिकेशन का जो फिनोमेना है ये एक्चुअली जन्म ले लेता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो एक नेचुरल कार्बन साइकिल थी, अगर इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो किस तरीके से प्रॉब्लम सामने आते हैं, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे कार्बन साइकिल इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन का ही एक रूप है, जो कि एक ग्लोबल जो है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के रूप में स्वीकार की गई है, जब ये बहुत ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है तो एक ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है बेसिकली क्रिएट करती है, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है और जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं। क्लियर? दैट्स वाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाई इन बेसिकली जो भी इकोसिस्टम के अंदर इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो भी बेसिकली एनर्जी का फ्लो है, जो भी हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, इनको समझना, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनको आप समझेंगे तो ही आप जान पाएंगे कि किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या किसी और वजह से इनमें जो इंटरवेंशन हो रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। परफेक्ट है। कार्बन साइकिल समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं। ऑक्सीजन साइकिल भी सिमिलर मैनर में है। जैसे ऑक्सीजन जनरेट कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस की बेसिकली प्रक्रिया से पौधों के द्वारा जो है ऑक्सीजन के एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनाया जाता है। रेस्पिरेशन से हम इसको कंज्यूम करते हैं। कंबक्शन में भी ऑक्सीजन जो है बेसिकली कंज्यूम होता है। जब आप फॉसिल फ्यूल्स का दहन करते हैं, कंबक्शन करते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। आपकी जो बेसिकली आपने देखा है ना, मम्मी जब चूल्हे पे खाना बनाती है और अगर अच्छी तरीके से आग नहीं लग रही है तो उसको हम क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, तो बेसिकली हम उसको एक एयर देते हैं, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे डीकम्पोजिशन, तो जब बैक्टीरियाज वगैरह के द्वारा डेड ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन किया जाता है, वहाँ पे भी वो जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो वाटर बॉडी है वो भी क्या है, आपके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। तभी तो जो वाटर में रहने वाले आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है सर्वाइव कर पाते हैं। देखो जहाँ पे वाटर की अपर लेयर का, ठीक है, और एयर का इंटरफेस बनता है, वहाँ से जो वाटर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो घुलती जाती है, राइट है। तो वाटर बॉडीज भी इसको कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर आप ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो जिस फोटोसिंथेसिस का ये बाय प्रोडक्ट था, है ना, वो कम होता जा रहा है, मतलब आपकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी भाई। दूसरा देखो, मैंने बताया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी गर्म हो रही है। पानी जितना ज़्यादा वार्म होता जाता है ऑक्सीजन उसमें उतनी ही कम घुलती है, राइट है। अगर ऑक्सीजन पानी में कम घुलेगी तो वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म हैं पानी के अंदर, उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेथ वहाँ पे देखने को मिलेगी। इस तरीके से अगर नेचुरल साइकिल्स में ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है तो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। दिस इज क्लियर। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि बेसिकली कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक किया जा रहा है प्लांट्स के द्वारा, देन ऑक्सीजन रिलीज की जा रही है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे फॉसिल फ्यूल का कंबक्शन हो रहा है, बायोमास का कंबक्शन हो रहा है, या फिर प्लांट्स एनिमल्स का डिके हो रहा है, या बेसिकली एनिमल्स अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक साइकिल पूरा का पूरा देख सकते हो। Now comes the very important cycle, that is नाइट्रोजन साइकिल। ये हमने जितनी भी साइकिल्स पढ़नी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन देखो एक ऐसा एलिमेंट है बेसिकली जो आप मान के चलिए हमारे एकदम फंडामेंटल यूनिट जो होती है ना, डीएनए, उसके लिए भी काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है, आप देखोगे नाइट्रोजन तो हमारी एयर में काफ़ी है, ठीक है, नाइट्रोजन हमारी एयर में काफ़ी है। प्रॉब्लम ये है कि उस नाइट्रोजन को इस फॉर्म में जो है प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उसको एक अनदर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट है। तो देखो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो तो लार्ज अमाउंट में है एयर के अंदर, बट इस नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली जो है प्लांट्स के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है। दैट्स वाई इसे हमें उस तरह के बेसिकली यूज़फुल, है ना, यूज़फुल जो है बायोलॉजिकली यूज़फुल फॉर्म में बदलना पड़ता है, जिसको पौधे जो है बेसिकली कंज्यूम कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा मतलब नाइट्रोजन को उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा जो प्लांट्स के लिए यूजफुल हो। अब देखो वो ना बहुत अलग अलग तरीक़ों से होता है, नेचुरल तरीक़ों से भी होता है, मैनमेड तरीक़ों से भी होता है, हम सबको देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लो। अब देखो बात होती है नेचुरल तरीक़ों की, तो जो आपकी लाइटनिंग होती है ना, तो बेसिकली लाइटनिंग की वजह से आप देखोगे जो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये बेसिकली क्या है बन जाते हैं। होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो इस लाइटनिंग की वजह से उसको वो एनर्जी मिल जाती है कि ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्ट कर देता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से जो आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो डाइऑक्साइड है ये यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। उसके बाद जब बारिश होती है तो ये जो लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन यहाँ पे हुआ है, ये आपकी सॉइल में जो है घुल जाती है। बारिश का पानी अपने साथ इनको जो है आपके अपर लेयर से आपके लैंड पर ले आता है। दिस इज क्लियर। इसके अलावा दूसरा क्या तरीका है, आपको पता है ना, बहुत सारे किसानों के द्वारा जो यूरिया है उसका छिड़काव किया जाता है खेतों में, वो इसीलिए क्योंकि एयर की नाइट्रोजन को तो प्लांट्स ले नहीं सकते, बट एज अ फर्टिलाइजर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट्स के लिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि हम इंडस्ट्री में ऐसी केमिकल प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं ताकि प्लांट्स को उनको एज अ फर्टिलाइजर दिया जा सके। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम अमोनिया यानी कि NH3 जो है बनाते हैं, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट बनता है, ये एक ऐसा बेसिकली फॉर्म होता है जिसको प्लांट्स में जो है डायरेक्टली हम दे सकते हैं सॉइल में ऐड करके, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, एंड इन बैक्टीरियाज का ना ट्राई टू रिमेंबर नेम।
6-7 बार रिवाइज कर लोगे बुक से, कॉन्शियस में चला जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ बैक्टीरिया क्या है, नेचुरली जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे एक राइजोबियम है, एनाबीना है, एजेटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है। ठीक है, ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। परफेक्ट है। देन एक प्रोसेस है आपका नाइट्रिफिकेशन। ओके, नाउ व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? देखो, जो आपका अमोनिया है, जब अमोनिया आपका नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये होता कैसे है? देखो, आपके कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोसोमानस जो है वो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। वहीं जो आपका नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया है वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और बेसिकली आप देखोगे जो आपका सॉइल बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर, वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि सॉइल में मिलने वाला एक बैक्टीरिया है जो आपका क्या है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, देखो मैं पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है। बुक से जब तक खुद से बैठ के नहीं पढ़ोगे काम अधूरा ही रहेगा, काम पूरा करना है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है एसिमिलेशन। देखो, नाइट्रोजन गैस को तो पौधे बेसिकली यूज़ नहीं कर पाते थे। हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दिया या हमने नाइट्रिफिकेशन कर दिया, बैक्टीरियाज ने, इंडस्ट्री के प्रोसेस ने या फिर नेचुरल तरीके से। अब उसको पौधों के द्वारा यूज़ भी तो करना है, यानी कि पौधों को क्या करना है, उसको एसिमिलेट करना है। राइट है, तो वही एसिमिलेशन है जब नाइट्रोजन फिक्स्ड की जाती है प्लांट्स के द्वारा, है ना, और वो फिर कन्वर्टेड हो जाती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। मैंने बोला था ना, नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि आपके डीएनए के लिए भी एक फंडामेंटल एलिमेंट का काम करता है। तो पौधों के द्वारा इसको एसिमिलेट कर लिया गया, है ना, दिस इज क्लियर। अब देखो, एक आपका होता है अमोनिफिकेशन। राइट है, अब देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं ना, यूरिया, यूरिक एसिड जो आपका होता है। ठीक है, तो बेसिकली उसको हम वापस से कन्वर्ट किस में कर दें, इन ऑर्गेनिक अमोनिया में, है ना। और ये कौन करेगा? सॉइल बैक्टीरिया करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस वेस्ट था, उसको वापस से कन्वर्ट किस में कर दिया गया? आपके इनऑर्गेनिक अमोनिया में। किसमें? इनऑर्गेनिक अमोनिया में। किसके द्वारा? सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा। क्या बोला गया? अमोनिफिकेशन। भाई, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, इनके द्वारा वेस्ट बेसिकली एक्सक्रीट होता है ना, उसी को वापस से क्या है, इनऑर्गेनिक अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया गया है कुछ सॉइल बैक्टीरियाज के द्वारा। दिस इज अमोनिफिकेशन। तो जैसे आप देखोगे, आपका जो बैसिलस है, स्यूडोमोनास है, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो इस तरह का काम करते हैं। अब देखो, अगर नाइट्रिफिकेशन हो रहा है और हम बात कर रहे हैं एक साइकिल की, तो डीनाइट्रिफिकेशन का भी तो प्रोसेस होगा ना। भाई, हमने नाइट्रोजन को उस यूजफुल फॉर्म में बदला, अब वापस से डीनाइट्रिफिकेशन होना भी तो ज़रूरी है, तभी तो साइकिल पूरा होगा। तो डीनाइट्रिफिकेशन भी होता है। ये क्या प्रोसेस है? भाई, वापस से कन्वर्ट बैक कर दो नाइट्रोजन में, है ना। भाई, साइकिल चलेगा ना। नाइट्रोजन को हमने क्या है, नाइट्रेट, नाइट्राइट में कन्वर्ट किया और वापस से उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दो, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। जो बेसिकली आपका स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है या फिर आपका माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस है, ये आपका क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन करने का काम करते हैं। दिस इज क्लियर। जो भी बताया इसको आराम से रिवाइज करना। कहाँ से? इस डायग्राम से। ओके, कहाँ से? इस डायग्राम से। एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यस, अब यहाँ पे देखो, आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो फर्टिलाइजर है, यहाँ से हमने क्या है, एक इनपुट दिया है। अब इसका वापस से डीनाइट्रिफिकेशन होगा। फिर आप देखोगे, हमने फर्टिलाइजर से जो नाइट्रोजन प्लांट्स को दिया था, इसका एसिमिलेशन होगा। ठीक है, एनिमल्स वगैरह से जो हमें बेसिकली यूरिन है, उसका फिर से क्या है, आप देखोगे अमोनिफिकेशन होगा, है ना। यहाँ पे आप देखोगे जो बेसिकली रूट्स में, है ना, आपके ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन का
फिक्सेशन करते हैं, जो भी नाइट्रोजन उनको मिल रहा है उसको वो फिक्स कर दे रहे हैं। यहाँ पे वाटर के अंदर भी कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। आप देखोगे रेन हो रही है, लाइटनिंग वगैरह हो रही है, तो इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो आपके जो है कन्वर्ट हो जा रही है। इसके अलावा अब देखो इंडस्ट्रियल बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे आपका जो बेसिकली नाइट्रोजन है ना, जो आपका जो फॉसिल फ्यूल एमिशन है उससे भी नाइट्रोजन के कुछ अलग अलग तरह के फॉर्म्स रिलीज होते हैं। अब देखो जब हमने कार्बन साइकिल पढ़ा, हमने बेसिकली ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा, तो हमने देखा ह्यूमन का इम्पैक्ट कैसे होता है। सिमिलर मैनर में जो आपका ये नाइट्रोजन का साइकिल है इसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से प्रॉब्लम आते हैं। जैसे अगर यूरिया का माइंडलेस यूज़ किया जाए, जैसे हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम पाई जाती है फार्मिंग में कि हम एक्सेसिव जो है यूरिया को यूज़ करते हैं, बाकी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं सॉइल में उनको लेके किसान इतने अवेयर नहीं है। इसकी वजह से जो ये नाइट्रोजन एलिमेंट है अलग अलग फॉर्म में, इसकी अधिकता हो जाती है आपके इकोसिस्टम में। इसकी अधिकता की वजह से जो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है उस पर काफ़ी असर देखने को मिलता है। एक टर्म यहाँ पे आता है यूट्रोफिकेशन, ठीक है। ये बेसिकली इस अधिक नाइट्रोजन की वजह से ही होता है। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको ओशियन एसिडिफिकेशन बाद में डिटेल से पढ़ाऊंगी, इसी तरीके से मेरी जो यूट्रोफिकेशन होता है ये भी आपको बाद में पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप अपना फोकस इस नाइट्रोजन साइकिल पे रखिए जिसमें हम बात कर रहे हैं कैसे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पे देखो, आपने एक टर्म सुना होगा जिसको बेसिकली हम बोलते हैं एसिड रेन। तो आपके जो नाइट्रोजन के बेसिकली ऑक्साइड्स होते हैं ना, है ना, अगर ये ज़्यादा हो गए हैं आपके एटमॉस्फेयर में तो बाद में इनका वापस से डिपोजिशन होता है जो है रेन के रूप में, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जो आपके बेसिकली सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। इसीलिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा नाइट्रोजन आपके इस इकोसिस्टम में हो रही है, अल्टीमेटली वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे बुक में ना नाइट्रोजन के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, इनको रिवाइज कर लेना। बेसिक साइंस भी क्या है क्लियर हो रहा है। देखो इन्वायरमेंट इज अ ऐसा वाला सब्जेक्ट जो आपका ज्योग्राफी, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका सोसाइटी, जो आपका इकोनॉमिक्स, सबको समाहित करते हुए चलता है ना। क्योंकि बदलते हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ वल्नरेबल सेक्शंस पे ज़्यादा असर पड़ता है। सोसाइटी का पार्ट आप लिंक कर लो। साइंस एंड टेक को बिना समझे हुए आपको इन्वायरमेंट समझ में कैसे आएगा, एंड ज्योग्राफी तो है ही पार्ट, राइट। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब देखो ह्यूमन इम्पैक्ट, जब हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करते हैं, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, इसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं जो बाद में क्या है आपके एसिड रेन का रीज़न बनते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो है आपका ये नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल्स है, ये आपकी जो वाटर की बॉडीज़ हैं, है ना, उसमें मिल जाता है। एंड डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है तो बेसिकली इसकी वजह से जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है उस पर असर देखने को मिलता है। परफेक्ट है। इसी तरीके का सेम आता है आपका मीथेन साइकिल, ठीक है। अगर पिछले 3 साइकिल समझ लिए तो ये बिल्कुल आराम से जो है समझ में आ जाएगा। मीथेन जनरली आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो आपके वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके बेसिकली ये लाइव स्टॉक्स होते हैं, इनका जो इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मीथेन का एक सोर्स है वो, ठीक है। तो मीथेन के आप देखिएगा अलग अलग सोर्स मिलेंगे जहाँ पे एनारोबिक जो है एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है, मीथेन वहाँ पे जनरेट होती है। इवन आपकी जो पैडी फील्ड्स होती हैं जहाँ आप चावल की खेती करते हैं, जब पानी से पूरा भर देते हैं वहाँ से मीथेन रिलीज होती है। तो ये मीथेन के सोर्स है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से मीथेन मिलता है, राइट है। और बेसिकली मीथेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देता है। तो इसको जो है आप मीथेन साइकिल में देख सकते हैं। मीथेन सिंक की बात करें, जनरेट कहाँ से हो रहा देख लिया, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे मीथेन का काफ़ी सिंक होता है। एक्चुअली यहाँ पे ना हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स की एक रिएक्शन होती है जिससे जो है मीथेन रिमूव होता रहता है,
ठीक है, इसको देख लीजिएगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं अपनी सेडिमेंट्री साइकिल्स की। मैंने क्या कहा था, बायो जियो केमिकल साइकिल्स दो तरह के होते हैं। पहला गैसियस, गैसियस के लिए आपका जो एटमॉस्फेयर और आपका जो हाइड्रोस्फेयर है ये एक बेस का काम करता है। दूसरी तरह की साइकिल आपकी होती है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल के लिए आप देखोगे कि जो आपके अर्थ का क्रस्ट है वो एक रिजर्वायर के रूप में काम करेगा। जैसे बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल की, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो फॉस्फोरस है, पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो आपका जो सेल्स होते हैं ना, एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसमें फॉस्फोरस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब देखो बेसिकली मैंने क्या बताया, अर्थ के क्रस्ट से हमें ये मिलता है। अर्थ का क्रस्ट जो है इनके रिजर्वायर के रूप में काम करता है। तो उस क्रस्ट पे जो डिफरेंट रॉक्स हैं, जो अलग अलग चीज़ें, उनकी जब वेदरिंग होगी, टूट फूट होगी, घिसाव कटाव होगा, वहाँ से हमें क्या है, ये फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, फिर प्लांट्स के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एनिमल्स इसको कंज्यूम करते हैं, बाद में जब एक्सक्रीशन होता है उससे वापस से रिलीज हो जाता है, फिर टाइम के साथ इसका वापस से सेडिमेंटेशन हो जाता है, फिर से जो है क्या है, सेडिमेंट्स के रूप में दब जाता है। तो एक पूरा साइकिल यहाँ पे चलता है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह वाटर में जो है फॉस्फोरस डिसॉल्व जो हो गया, उसको एल्गी के द्वारा या जो अदर आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, फिर वो फूड बनाते हैं, उस फूड को आपके अपर ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, तो उनको फॉस्फोरस भी मिल जाता है। बाद में जब बेसिकली क्या हो गया, ये मरेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर में बदलेंगे, या फिर ये सेडिमेंट्स के रूप में जो है बेसिकली बदल जाएंगे, तो वो वापस से रिजर्व्स में पहुंच जाएगा। तो ये आपकी फॉस्फोरस की साइकिल है। इन अ सिमिलर मैनर आपकी जो है सल्फर की साइकिल भी है। ठीक है, सल्फर की साइकिल के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये आपका नेचुरली लिथोस्फीयर में भी मिलता है, एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, हाइड्रोस्फीयर में भी मिलता है। और जो ओशियंस हैं वो सल्फर के सबसे बड़े रिजर्वायर के रूप में काम करते हैं। दिस इज क्लियर, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से जो है आपका जो सल्फेट है ना, वाटर के अंदर वो है, इसका डिपोजिशन होता रहेगा सल्फाइड के रूप में। सॉइल के अंदर जो है आपका सल्फेट होता है, इसको अपटेक कर लिया जाता है, देन ये जो है पूरा का पूरा मूव करता है। यहाँ पे भी याद रखिएगा कि बेसिकली जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो अगर एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, ठीक है, तो एसिड रेन का जो है कारण बनते हैं। अब वो कैसे रिलीज हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, सॉइल डस्ट की वजह से, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्शन ये करते हैं बेसिकली, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है आपका, और वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रेन के रूप में या ड्राई के रूप में जो है अर्थ पर डिपोजिशन इसकी हो जाती है। ठीक है, तो ये ना जो मैं आपको ह्यूमन इम्पैक्ट वाली चीज़ें बता रही हूँ, इनको लेके ज़्यादा कंसर्न नहीं होना है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पॉल्यूशन, राइट है। तो उस पॉल्यूशन में ये एसिड रेन, ये जो बेसिकली कंपोजिशन बन रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हर चीज़ अच्छे से कवर हम यहाँ पे करेंगे। दिस इज़ क्लियर। अब ये हो गया। इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सेकंड चैप्टर तक आपके सारे बेसिक जो है कवर हो जाएंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, देखो मैंने आपको जब ये लेक्चर शुरुआत की थी, मतलब पढ़ानी हमने क्लास किया था शुरू, तो हमने देखा था किस तरह चीज़ों का ना इवोल्यूशन हुआ था, राइट है। अब देखो कोई भी अगर आपका इकोसिस्टम है, मान लीजिए कोई ग्रासलैंड है, वहाँ पे पहली बार कभी कोई ग्रास आई होगी ना, वहाँ का जो एक बायोडाइवर्सिटी आज आप देख पा रहे हो वो धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन वहाँ पे होगा। पहले कोई प्राइमरी कम्युनिटी आई होगी, उसने वहाँ पे फंडामेंटल्स सेट कर दिए होंगे, वो बेसिक कंडीशन सेट कर दी होंगी जिससे वहाँ पे एक इकोसिस्टम थ्राइव कर सके। फिर कोई आपकी बीच वाली कम्युनिटी आई होगी जिसने एक ट्रांजिशन का काम किया होगा, एंड देन एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी आई होगी जिसने फाइनली उस पूरे एरिया को एक स्टेबिलिटी दी होगी, एक इक्विलिब्रियम वहाँ पे हो गया होगा कि भाई अब ये जो ग्रासलैंड से शुरुआत हुई थी ना, अब ये एक फॉरेस्ट बन गया है, यहाँ पे एक प्रॉपर मैच्योर फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। तो ये जो इवोल्यूशन आपने देखा है, ये जो सक्सेशन दिखा है, एक कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी, तीसरी कम्युनिटी, देन फाइनली स्टेबिलिटी, ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है। समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लीजिए कोई रॉक्स है, बेयर रॉक्स है,
कुछ नहीं था वहाँ पे धीरे धीरे क्या है, आपके जो लाइकेन होते हैं वो आते हैं। अब लाइकेन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो इस तरह का एक एसिड रिलीज करते हैं कि वो जो आपके रॉक्स है ना, वो धीरे धीरे क्या है, टूट फूट उनमें होने लगती है, वो एसिड उनको वीक कर देता है। जब टूट फूट होगी, वेदरिंग होगी, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स वहाँ से रिलीज होंगे। अब जब वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाएंगे ना, तो उसने नेक्स्ट कोई आपकी जो है कम्युनिटी आए, इसके लिए बेस सेट कर दिया। आपके मॉस आ सकते हैं, देन उसकी वजह से क्या होगा, वो जो लाइकेन है, वो मॉस है, धीरे धीरे मरेंगे। एक डेड ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे जो है बेसिकली बन जाएगा। न्यूट्रिएंट भी हो गए, डेड ऑर्गेनिक मैटर भी हो गया, सन की एनर्जी तो मिलती ही है। धीरे धीरे आपके कुछ प्लांट कम्युनिटी वहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी श्रब्स हो सकते हैं, झाड़ियाँ हो सकती है, एंड धीरे धीरे एक मेच्योर ग्रासलैंड, एंड देन उसके बाद ट्रीज, एंड देन आप देखोगे प्रॉपर मेच्योर ट्रीज। पता चला वहाँ पे एक फॉरेस्ट बन गया। ये कैसे हुआ? ये इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से हुआ। क्लियर है? अब देखो, ये तो वहाँ हुआ जहाँ पे शुरुआत से कुछ भी नहीं था। अब मान लीजिए कोई फॉरेस्ट था, मेच्योर फॉरेस्ट था, इक्विलिब्रियम में था, स्टेबिलिटी में था, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन चीज़ें हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती है ना, समय तो एक जैसा नहीं रहता। मान लीजिए फॉरेस्ट फायर लग गई, ठीक है, उस फॉरेस्ट फायर की वजह से सारी कम्युनिटी, सारा जो इकोसिस्टम था डिस्टर्ब हो गया, तहस नहस हो गया। अब वहाँ पे क्या है, फिर से शुरुआत होगी। तो अब वहाँ पे जो फिर से शुरुआत होगी, तो फिर से एक कम्युनिटी आएगी प्राइमरी, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, एंड देन वापस से वहाँ पे जो इकोसिस्टम थ्राइव कर रहा था वो रीजनरेट होगा। तो एक हमने देखा ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है जो शुरुआत से ही होता है। एक हमने देखा कि जब कुछ वजह से जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी जगह दूसरा फिर आता है, ठीक है, और ये प्रक्रिया आप देखोगे चलती रहती है, ठीक है। तो इसी को समझते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को डेवलप करती है, स्टैब्लिश होती है, सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़ आती रहती है, एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती है, और फाइनली वहाँ पे स्टेबिलिटी आती है। अब देखो, सबसे पहले कौन सी आएगी, आपकी पायनियर कम्युनिटी, जिसको हम फर्स्ट कम्युनिटी बोल देते हैं, जैसे मैंने आपको ये लाइकेन का एग्जाम्पल दिया है ना। फिर आपकी कुछ ट्रांजिशनल कम्युनिटी आएंगी, प्राइमरी और जो क्लाइमेक्स वाली के बीच वाली होती है, एंड इसके बाद आप देखोगे आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी जब रिलेटिवली आपको वहाँ पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कि भाई जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी को कंज्यूम करके जितनी जो है स्पीसीज कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह सकती हैं उतनी रह रही हैं, प्रॉपर फूड है वहाँ पे, प्रॉपर जो है चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जैसे आप बात करते हैं एक पायनियर स्टेज आपका होगा, मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आएंगे आपके कुछ सबमर्ज प्लांट्स आएंगे, तीसरी फिर स्टेज आएगी कुछ फ्लोट करने वाले प्लांट्स आएंगे, देन एक स्टेज आएगी जिसमें पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स आएंगे, ठीक है, कुछ पानी में डूबे हुए हैं लेकिन वो कुछ बाहर भी हैं, ठीक है। फिर आपकी क्या है, एक स्टेज आ सकती है जहाँ पे आपके प्रॉपर हाइड्रोफाइट्स जो हैं, ठीक है, आपके जो प्रॉपर हाइड्रोफाइट्स हैं वो बन गए, एंड देन आप देखोगे एक वुडलैंड स्टेज आएगी। अगर ड्राई कंडीशन है तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रासलैंड जैसा एरिया देखने को मिलता है, और अगर मॉइस्ट कंडीशन है तो आप देखोगे कि प्रॉपर वुडलैंड वाले जो है आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो श्रब्स हो गए, स्मॉल ट्रीज हो गए, बॉटम बुश हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देन इसके बाद एक क्लाइमेक्स आएगा, आपका प्रॉपर फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, आपका एक फॉरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक है। ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें बस समझ लो। अब इसमें कुछ जो है प्रोसेस होती है, जैसे पहले तो न्यूडिशन होगा, भाई कोई भी बेयर एरिया होगा, कोई भी ऐसा एरिया होगा जहाँ पे लाइफ थी ही नहीं, है ना, फिर वहाँ पे इन्वेंजन होगा। तो बेसिकली उस बैरन एरिया पर, उस खाली पड़ी हुई ज़मीन पर कोई इन्वेंजन होगा, कोई सीड आएगा, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी कि बेसिकली वहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्पीसीज आए और धीरे धीरे उस बैरन एरिया पे क्या है अपने आप को सेटल करें। अब उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, कोएक्शन होगा। वो जो अलग अलग स्पीसीज आए थे वो फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए आपस में कंपटीशन करेंगे, और साथ में कुछ नए एनिमल्स, कुछ नए प्लांट्स का इन्वेंशन भी होता रहेगा, है ना। और फाइनली वो कम्युनिटीज यहाँ पे रहेंगी जो बेसिकली क्या करती हैं,
एक तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर पाई हैं, उस कंपटीशन में जीत पाई हैं और अब वो स्टेबिलिटी के साथ वहाँ पे डेवलप हो जाएंगी, राइट है। तो फाइनली क्या, कंपटीशन कोएक्शन के बाद कुछ रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगे एंड देन आपका स्टेबलाइजेशन आ जाएगा, क्लाइमेक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सक्सेशन एक बेस्ड ऑन हैबिटेट हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जहाँ पे कुछ भी नहीं था, शुरुआत से शुरुआत हुई है, ठीक है। सेकेंडरी यहाँ पे पहले से कुछ था बट कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिले हैं तो इस वजह से फिर से शुरुआत हुई है। दूसरा होता है बेस्ड ऑन द कॉज, भाई किस वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है। देखो हैबिटेट के बेस पे, मतलब वो जो हैबिटेट था वो बेयर लैंड था, वहाँ पे लाइफ थी ही नहीं, तो प्राइमरी, और पहले से कुछ था खराब हो गया फिर से नया बना तो सेकेंडरी। लेकिन कॉज क्या था, क्यों हुआ इकोलॉजिकल सक्सेशन? एक हो सकता है आपका ऑटोजेनिक और एक आपका बेसिकली एलोजेनिक होता है। ऑटोमेटिक कार क्या होती है, जो स्वचालित होती है खुद से, तो ऑटो वाला वर्ड, ये जो ऑटोजेनिक है, इससे समझो आपका जो इकोसिस्टम था उसके अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि बाद में क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन वहाँ पे देखने को मिला। मान लीजिए जो आपके प्लांट्स थे, उनकी जो लीव्स थी धीरे धीरे वो क्या है, मिट्टी में मिलती रहती है, उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर बनता है, सेमी कंपोज रहती है, एक ह्यूमस बनता है, सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता है, धीरे धीरे वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वो नई जो है स्पीसीज को सपोर्ट करने लायक बन जाती है। सो वहाँ पे न्यू स्पीसीज जो है पनप पाते हैं और आप देखोगे एक नया तरह का जो है बेसिकली वहाँ पे आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। एक नई तरह की प्रजातियाँ वहाँ पे आ गई हैं, नई तरह की बायोडाइवर्सिटी इवॉल्व हो गई है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर ही कुछ चेंजेस हो गए। दूसरा जो आपका एलोजेनिक है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कुछ चेंज होता है, बाहर से कुछ ऐसा हो गया, कोई वोल्केनिक एरप्शन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई जो है आपकी वाइल्ड फायर लग गई, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर होता था वहाँ पे लेकिन किसी वजह से धीरे धीरे सॉइल की जो है प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, उसको एक बंजर जमीन के रूप में छोड़ दिया गया। थोड़े टाइम के बाद उस सॉइल ने अपने आप को क्या किया, रिजेनरेट किया एंड फिर वहाँ पे एक इकोलॉजिकल सक्सेशन देखने को मिला। ये बाहरी जो है बेसिकली फैक्टर्स थे। तो क्या होगा, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, राइट है। जैसे यहाँ पे देखो बेयर रॉक थी, लाइकेंस आए, फिर आपको स्मॉल एनुअल प्लांट्स और लाइकेंस देखने को मिलते हैं, ग्रासेस आ गए, देन ग्रासेस श्रब्स आ गए, शेड इंटॉलरेंट ट्री आए जैसे पाइन वगैरह, देन आपके शेड टॉलरेंट ट्री आ गए जैसे ऑक वगैरह। अब ये प्रॉपर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर बन गई है, ठीक है। वही सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल देखते हैं, आग लग गई है ना, उसके बाद कुछ पायनियर स्पीसीज आई, इंटरमीडिएट स्पीसीज आई, ग्रासेस वगैरह आए, है ना, देन आपका मैच्योर ओक वगैरह देखने को मिलते हैं। देखो ये जल्दी होता है, यहाँ पे अगर सक्सेशन की बात करें ये जल्दी हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर चीज़ शुरुआत से शुरू हुई थी, इट विल टेक टाइम, राइट है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली क्या है, अप्रॉक्सीमेटली जो है 50 से 100 साल लग जाते हैं ग्रासलैंड बनने में, 100 से 200 साल लग जाते हैं पूरे फॉरेस्ट को डेवलप्ड होने में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को दिखाने के लिए ये टेबल आपको यहाँ पे दी गई है, इसको अच्छे से देख लेना, परफेक्ट है। फिर ऑटोजेनिक सक्सेशन हमने देखा कि सेल्फ जनरेटेड होता है, एलोजेनिक हमने देखा कि कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे होती है, ठीक है। जैसे कैसे बताया गया कि भाई फायर लग सकती है, फ्लड आ सकती है, ड्रॉट हो सकता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, या फिर मतलब नॉन एंथ्रोपोजेनिक कोई क्लाइमेट चेंज हो गया। तो इस ऑटोजेनिक और आपका एलोजेनिक इसके बीच का भी एक बेसिक डिफरेंस जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको आप देख लेना, परफेक्ट है। अब ये जो सक्सेशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फायदा क्या है, सोचो क्या फायदा हो सकता है। तो देखो बेसिकली सबसे पहली बात तो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। जैसे जैसे सक्सेशन होता जा रहा है, आप देखो इनरिच्ड आपकी जो है बायोडाइवर्सिटी वहाँ की होती जा रही है, रिस्टोर हो जाता है इकोसिस्टम, किसी भी चीज़ वजह से चीज़ें बर्बाद हुई हैं तो रिस्टोर हो जाता है एंड इकोलॉजिकल रिसर्च में हेल्प करता है, नई नई चीज़ें आती हैं, आप उनको रिसर्च कर पाते हैं, परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपका इकोसिस्टम है ना,
मैंने बताया कि बाद में वो एक क्लाइमेक्स की कंडीशन में पहुंच जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। देखो स्टेबिलिटी कैसे आती है, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होता ही होगा ना। कभी पानी कम हो गया, कभी बारिश नहीं हुई, कभी तापमान ज़्यादा हो गया, कभी शायद ठंड ज़्यादा हो गई, तो फिर भी स्टेबिलिटी कैसे रहेगी। तो हर इकोसिस्टम के अंदर एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी का नाम है सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि हर एक इकोसिस्टम खुद को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है, और जब तक उसकी लिमिट के अंदर ही चीज़ें चेंज हो रही है इकोसिस्टम सस्टेन करेगा। बियॉन्ड द लिमिट जाके कुछ चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन फिर फेल कर जाता है। जैसे इस सेल्फ रेगुलेशन के लिए टर्म दे दी गई आपकी बेसिकली होम्योस्टैटिस। ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। देखिए ह्यूमन के अंदर ना अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी होती है, जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर से वो अफेक्ट होते हैं। ज़्यादा गर्मी है हम स्वेट करने लगते हैं ताकि हीट रिलीज हो जाए, ज़्यादा ठंड होती है हम शिवर करने लगते हैं ताकि वो एनर्जी सी हमें फील हो, वो वाइब्रेशंस की वजह से। तो ये शिवरिंग, ये स्वेटिंग, ये क्या है, ये होम्योस्टैटिस है, राइट। अब यहाँ पे देखो बेसिकली आपका क्या है, एक P2 बनता है। यानी कि आप देखोगे अगर बेसिकली आपका एक वो सिचुएशन चल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज होते होंगे तो इकोसिस्टम बर्दाश्त कर लेगा। एक क्या है आपका बेसिकली यहाँ पे रेंज बता दिया गया है, अपर ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, ये रेंज ऑफ टॉलरेंस है। अगर इसके बीच में चीज़ें गड़बड़ होती हैं इकोसिस्टम खुद ही संभाल लेगा। ये आपका क्या है, रेंज ऑफ टॉलरेंस है, टॉलरेट कर डालेगा। इसके बियॉन्ड कुछ जाता है या इससे कम कुछ हो जाता है तो फिर क्या है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, राइट है। तो क्या है, इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसको होम्योस्टैटिस ब्रेक डाउन हम जो है बेसिकली बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ ये कैसे काम करता है। मान लीजिए एक एक्वेटिक सिस्टम में मान लीजिए कोई ऐसी एक लेक है, कोई ऐसा तालाब है जो किसी एग्रीकल्चरल लैंड के पास है। उस एग्रीकल्चरल लैंड में काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र जो है किसान की तरफ से दिया जाता है, वो वाटर के साथ बहकर जो है इस लेक में आता रहता है। तो लेक में क्या है, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट हो गए हैं। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, छोटे छोटे टाइनी जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा हो गए, फूड काफ़ी सारा हो गया, तो जो प्लैंक्टन जो होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं और वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उनको अच्छा खाना मिलना है, रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो अब जू प्लैंक्टन्स की संख्या बहुत सारी हो जाएगी। अब वो जो जू प्लैंक्टन्स है वो फाइटोप्लैंक्टन्स को ज़्यादा खाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स कम हो जाएंगे। जब वो कम हो जाएंगे तो जो जू प्लैंक्टन से अब वो भूखे मरने लगेंगे। स्टार्वेशन की वजह से जू प्लैंक्टन कम हो जाएंगे, और जू प्लैंक्टन के कम होते ही जब फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले कम हो गए, फाइटोप्लैंक्टन अपने आप को फिर से जो है रीजनरेट कर लेंगे। ये सेल्फ रेगुलेशन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, सेल्फ रेगुलेशन हुआ है। लेकिन अगर इसकी टॉलरेंस की लिमिट से ऊपर बात चली जाए, जैसे इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड से आने लगे कि जो लेक है उसमें यूट्रोफिकेशन हो जाए, मतलब लेक के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए हैं, उनको खाने वाले बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स हो गए हैं, फिर उनकी वजह से क्या है, उनकी डेथ होती है। उसकी वजह से डेड ऑर्गेनिक मैटर लेक में बहुत ज़्यादा हो गया है। डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंपोज करने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए हैं। वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन को कंज्यूम करके उस मटेरियल को क्या है, मैटर को क्या है, डिकम्पोज कर रहे हैं। वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, उस कमी की वजह से और ज़्यादा जो है आपका ऑर्गेनिज्म मरने लग गए, और ज़्यादा जो है उनको कंपोज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। धीरे धीरे क्या हो गया, वो लेक डेड हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब उस लेक की टॉलरेंस लिमिट से ऊपर बात चली गई थी। ठीक है, द होम्योस्टैटिस ब्रेकडाउन यहाँ पे जो है हो गया। परफेक्ट है, दिस इज क्लियर। अब देखो इसको करने के लिए जो ये सेल्फ रेगुलेशन है ना, बेसिकली क्या है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो है अपनाए जाते हैं। जैसे एक होता है रेगुलेट, है ना, तो जैसे ह्यूमंस करते हैं कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर में कुछ भी चेंज हुआ है तो इंटरनली वो खुद को रेगुलेट करते हैं, है ना, दिस इज रेगुलेट। दूसरा होता है आपका कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि
बाहर की ही चीज़ों को हम क्या है चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही एडजस्ट करते हैं रेदर देन इंटरनल एनवायरनमेंट। हम अंदर नहीं चेंज कर रहे, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था उसी को क्या है बेसिकली हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जो रेप्टाइल्स होती हैं, फिशेस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ये अपनी बॉडी हीट को चेंज नहीं करते, बल्कि क्या है ये एक्सटर्नल हीट सोर्स पर डिपेंड करते हैं अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। भाई गर्म पानी था, ठंडे पानी की तरफ चले गए, है ना। जैसे यहाँ पे आएगा आपका माइग्रेशन, जैसे बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है कि जब बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ से उन इलाकों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है। एंड देन एक देखने को मिलता है सस्पेंड। अगर मान लीजिए ऐसी सीवियर कंडीशंस हो गई हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल है, तो क्या होता है कि कुछ आपके बेसिकली देखोगे जो आपके बेसिकली कुछ एनिमल्स होते हैं या जैसे स्नेल्स जो होते हैं वो एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जहाँ वो डोरमेंट हो जाते हैं, ना कुछ खाना, ना पीना, ना करना, ना जीना। तो इसकी वजह से क्या है ना, आप देखोगे वो जो डोरमेंसी की स्टेट है वो अपनी एनर्जी बचा रहे हैं, है ना। जब आप एक्टिविटीज़ ही नहीं कर रहे हो, डोरमेंट हो गए हो, एकदम पड़े हुए हो बस, तो फिर क्या एनर्जी खर्च होगी, क्या वाटर खर्च होगा, क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये जो डोरमेंसी की स्टेट में चले जाना है ना, अपने आप को क्या है एकदम अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देना है ताकि आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर सको, दैट इज़ सस्पेंड। आपने क्या कर दिया, सारी चीज़ों को सस्पेंड कर दिया है, मोह माया सब त्याग दिया है ठीक है, ओके। तो देखो दिस इज़ क्लियर। अब हम यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ देख लेते हैं कि हमने अपने इकोसिस्टम के अंदर कितना कुछ होते रहता है वो देखा, है ना। और मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जो इकोसिस्टम होता है वो सिर्फ नेचुरली नहीं होता, मैन मेड भी होता है ना। तो अब इकोसिस्टम के एक बार टाइप्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो नेचुरल इकोसिस्टम 3 तरह के देखने को मिलते हैं, आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम और आपका डेजर्ट इकोसिस्टम। नेचुरल के अंदर टेरेस्ट्रियल है, नेचुरल में एक्वेटिक में तो मिलता है, टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि वाला, भूमि में घास के मैदान है, जंगल है और आपके रेगिस्तान है। फिर पानी वाला भी तो देखने को मिलता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें फ्रेश वाटर वाला मिल जाएगा। फ्रेश वाटर में आपका रनिंग वाटर भी हो सकता है, स्टैंडिंग भी हो सकता है। रनिंग मतलब आपकी नदियाँ, है ना, साफ पानी की, मीठे पानी की नदी और मीठे पानी की झील। इसके अलावा आपका मरीन इकोसिस्टम, आपके ओशियंस और कुछ आपका ब्रैकिश इकोसिस्टम देखने को मिलता है जहाँ पे आपका फ्रेश और सॉल्ट वाटर मिक्स होता है। इकोटोन जहाँ पे बनता है, जो हमने अपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम और वेटलैंड्स, और मैंने इकोटोन के यही 2 एग्जाम्पल आपको बताए थे, राइट है। दिस इज क्लियर, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली यहाँ पे बेसिकली अब इस हर इकोसिस्टम के बारे में क्या है आपको बेसिक जो है नॉलेज दी हुई है, जिनको हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब देखो इकोसिस्टम के बेनिफिट्स क्या होते हैं। भाई बहुत बेनिफिट्स हैं, कुछ डायरेक्ट आपको फूड मिलता है, आपको फाइबर मिलता है, आपको मेडिसिन्स मिलती है, एक एस्थेटिक वैल्यू है इस इकोसिस्टम की। इसके अलावा ये इकोसिस्टम बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी आपको देता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है ना। जैसे आप देखोगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से आपको जो है ऑक्सीजन देते हैं, क्लाइमेट रेगुलेट ही हो रहा है, पृथ्वी को गर्म होने से बचा रहे हैं। फिर वाटर का रेगुलेशन होता है, पूरी वाटर साइकिल चलती है, ठीक है। सॉइल के अंदर फर्टिलिटी वगैरह चलती रहती है, बायोडाइवर्सिटी इतनी खूबसूरत आपको देखने को मिलती है ना। कल्चरल बेनिफिट आपके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इकोसिस्टम रेजिलियंस है, जैसे आप इकोसिस्टम में वो खुद को अडेप्ट कर पाता है और जो ऊपर डिस्टर्बेंस उसमें होती है नेचुरल या फिर मैन मेड, उनके खिलाफ खुद को सेल्फ रेगुलेट कर पाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत ही छोटी छोटी 1-2 चीज़ें बता दूं कि देखो इकोसिस्टम के बारे में हमें धीरे धीरे ये अवेयरनेस हुई कि हमें ना कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इकोसिस्टम की सर्विसेज से। तो अब इंसानों की आदत है हम हर चीज़ पैसे में तोल के देखते हैं, है ना। हम मॉनेटरी वैल्यू जो है हर चीज़ में देखते हैं। तो एक हमने सोचा कि जो भी गुड्स और सर्विसेज इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं ह्यूमन सोसाइटी को, अगर उनको मेज़र कर लें तो दरअसल इकोनॉमिक वैल्यू जो है अपने इकोसिस्टम की यहाँ पे निकाल पाएंगे। इसके अलग अलग तरीके हैं, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। जैसे एक तरीका कहता है कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल वेल्थ, किसी के पास जो है कितनी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, है ना। इसके अलावा रेंट का कॉन्सेप्ट है कि भाई जितना भी इकोलॉजिकल सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो वी शुड पे द रेंट, ठीक है। फिर कुछ कहते हैं कि इकोसिस्टम सर्विसेज, भाई साफ पानी आपको मिलता है, साफ हवा आपको मिलती है,
पॉलिनेशन हो पाता है, जिसकी वजह से आप खेती कर पाते हो, खाना बन पाता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से और बहुत सारे मेथड्स निकाले गए जिससे जो इसकी वैल्यू को देखा जाता है। जैसे एक प्रोजेक्ट है NCAVEC, नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग फॉर वैल्यूइंग इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो हमारा नेशनल जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस पे फोकस करता है, मॉनेटरी वैल्यू पे ना। हम GDP GNP ये सब निकालते हैं। एक तरीका ये निकाला गया कि भाई जो इकोसिस्टम की सर्विसेज है ना उनको भी वैल्यू देंगे, उसकी भी एक अकाउंटिंग हम करेंगे। तो ये यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न के द्वारा जो है प्रोग्राम शुरू किया गया था। भारत उन चंद 5 देशों में से एक है जिसने इस प्रोग्राम का जो है पार्ट बना है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारी नेचुरल कैपिटल है उसको भी हम जो है इन्वॉल्व करना शुरू करें। हम सिर्फ यही नहीं कि हमने कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कितना पैसा हम जो है जनरेट कर पा रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं, ये इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं इनकी जो वैल्यू है ना, वो सब भी हमें देखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि भाई किस तरीके से जो है इकोसिस्टम की वैल्यू को जब आप मेजर करते हो तो कुछ चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। जैसे फ्रेश एयर की क्या कीमत है, कोई कैसे बताए भाई इस क्लीन वाटर की क्या कीमत है, आप कैसे पता करोगे। तो फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं और हो सकता है एक कंट्री का इवैल्यूएशन मेथड कुछ और हो, एक कंट्री का इवैल्यूएशन मेथड कुछ और हो। पता चला अफ्रीकन कोई कंट्री है, उनके वहाँ यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन उनके पास फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इकोलॉजिकल सर्विसेज उनके पास ज़्यादा है। अब वो उसको मान के अकाउंटिंग करे तो मे बी वो बहुत रिच कंट्री मानी जाए, है ना। तो अब अकाउंटिंग को लेके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ये एक बस बेसिक्स थोड़े आपको पता हो तो इसके लिए मैंने बता दिया, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रीडिंग बुक से ले लोगे सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखो जितना भी हमने पढ़ा है इससे कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। कौन सा जो है उस सरफेस पर बेसिकली सर्वाइव कर सकता है जहाँ पे सॉइल नहीं है। जैसे लाइकेन हमने पढ़ा कि कैसे वो बेयर आपकी चट्टानों पर भी उग जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स दिए हुए बताने हैं कि इसमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, है ना, ओशन फूड चेन में। बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में क्वेश्चन है। दैट रिवॉर्ड्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। इसके अलावा इकोसिस्टम को कौन सा टर्म बेस्ट डिस्क्राइब करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। लाइकेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है कि उनका एक्चुअली सिम्बोटिक एसोसिएशन होता है किस किस के बीच में। देन यहाँ पे पूछ लिया है कि बेसिकली कंपोजर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन सॉइल में कौन ऐड करता है। देन देखोगे कि फूड चेन जो इकोसिस्टम में है उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इनको रेफर करो। और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था 2018 में कि भाई बताओ कि बायोडाइवर्सिटी कैसे वेरी करती है इंडिया में और कैसे जो बायोलॉजिकल हमारा बेसिकली डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है वो हमारे फ्लोरा फ्लोना को कंजर्व करने में काम आता है। मीन्स में भी क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे देखो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। प्लीज़ कुछ भी समझ में ना आए वीडियो दोबारा देख लेना, बुक से रिवाइज करना। स्टिल नहीं क्लियर होता है तो बेसिकली क्या है, मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे बेसिकली क्या है ढूंढ सकते हो, राइट है। टेलीग्राम चैनल पे ढूंढ सकते हो, वहाँ पे आपको जो है चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और बेसिकली P2I बैच के बारे में भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं जस्ट पिंग मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, राइट। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पुण्य मिलेगा आपको और मुझे भी, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और जल्द मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।